मुझे बताइएगा, आप अपने तालिब इल्म को एकेडमिक और जनरल मॉड्यूल्स के दरमियान फ़र्क कैसे समझाते हैं? वो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं जिनका इंटेंशन जो है या इनका इरादा है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए, ओके। वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं। आप अपनी आइल्स की क्लासेस में कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिससे तालिब इल्म बासानी जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकें उस लैंग्वेज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के दरमियान एक बड़ी गलतफहमी है, वो ये कि उनका ख्याल ये कि आइल्स एक लैंग्वेज है कंप्लीट। ये लैंग्वेज नहीं है। ओके, मैं भी यही समझती हूँ कि लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज का एक टेस्ट है। आइल्स आमतौर पर लोगों को लगता है हमारा टफेस्ट टेस्ट है, ये बहुत आसान टेस्ट है, ईजी है, लेकिन सिर्फ ये कि साइकोलॉजिकली लोग प्रेशर में रहते हैं ये सोच कर कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, जबकि ये लैंग्वेज नहीं है, एक लैंग्वेज का टेस्ट है। आइल्स के जो लिसनिंग और रीडिंग में के सेक्शन में स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वैसी कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उसमें वो पीछे रह जाते हैं? जो रीडिंग में है वो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है। ओके। देखिए, 60 मिनट्स का ये टेस्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि वो जितनी उसने प्रैक्टिस कर ली है वो रादर एनएफएस के लिए बस भी। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन लिसनर वो अच्छे नहीं होते हैं, कुछ की रीडिंग अच्छी होती है बट वो लिख अच्छा नहीं सकते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या ऐसे कौन से टूल्स हैं आप जो स्टूडेंट्स को बताते हैं और वो अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं अपनी क्लासेस में? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बेसिकली वो टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की ज़ुबानों पर अबूर हासिल है उन्हें और फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स और सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये वर्कशॉप्स और सेमिनार वगैरह अटेंड कर चुके हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर साहब। ठीक है, आज हम उनसे बात करेंगे आइल्स के हवाले से, स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना होता है, क्या बैंड रिक्वायर्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर, आज जो है वो हम आपसे बात करेंगे आइल्स के हवाले से। ठीक है, स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना होता है, क्या बैंड रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि किस चीज़ ने आपको आइल्स का टीचर बनने की जो है ना वो तरगीब दी है, आप ये बनने पे क्यों मजबूर हुए हैं? अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाल कर एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया मेरे साथ और एक ऐसा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है जिसकी इस वक्त हर बच्चे को जो कि बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है और दूसरा वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता है, तो उसका जो कहते हैं की ऑफ सक्सेस जो है वो आईएलटीएस है जी। अच्छा, 1996 से मैं इस शोबे से मुंसलिक हुआ जी। और मेरा उस वक्त प्रोग्राम मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, मेरी एजुकेशन क्योंकि कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, मेरा ख्याल ये था और मुझे यकीन भी था कि मेरी जो इंग्लिश है वो ऐसी है कि वो किसी के काम आ सकती है। 1998 में मैंने प्लान किया यूके जाने के लिए, तो यूएसए जाने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया और मुझे बताया मेरे उन लोगों ने कि आपको यूएस जाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप टोफल का एग्ज़ाम जो है वो आप दें। टोफल उस वक्त बहुत ही फेमस टेस्ट था और आईएलटीएस तो उस वक्त इतना कॉमन था नहीं। मैंने टोफल के लिए प्रेपरेशन की एक इंस्टीट्यूट से और आहिस्ता आहिस्ता टोफल की जितनी भी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एक टेस्ट की जो होती हैं वो मेरी समझ में आ गई, क्योंकि बाय प्रोफेशन में टीचर ही था तो उसको समझना मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। फिर जब मैंने टोफल का टेस्ट दिया और मेरे रिक्वायर्ड स्कोर भी आ गया, तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन का सामना रहता है। मैं क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ एक टीचिंग के शोबे से मुंसलिक था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट है इनकी प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था वो अपना रिक्वायर्ड स्कोर दर्जा बदर्जा हासिल करते चले जा रहे थे। फिर हुआ यूँ कि 2000 में इंग्लैंड ने स्टूडेंट्स के लिए एक रिलैक्स पैदा किया। अच्छा, रिलैक्स ये पैदा किया कि अगर आपका स्कोर 5.5 या 6 भी है तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वो आपको एडमिशन देने पर राजी थे जी। अब टोफल और आइल्स काफ़ी कंपैरेटिव था, मिलता जुलता था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, लेकिन आइल्स में क्योंकि ग्रामर का पोर्शन नहीं था, जबकि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारे जो सेक्शन उसमें इन्वॉल्व थे जी। मैंने जब आइल्स पढ़ाना शुरू किया तो फिर क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस मैं गेन कर चुका हुआ था, लैंग्वेज पे मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये लगा कि अब ये शोबा मुझे हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए। अच्छा,
जी। अली साहब, मुझे बताइएगा, आप अपने तालिब इल्म को एकेडमिक और जनरल मॉड्यूल्स के दरमियान फ़र्क कैसे समझाते हैं? देखिए, एकेडमिक जो है वो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं जिनका इंटेंशन जो है या इनका इरादा है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए है, ओके। वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं। इसमें 196 कंट्रीज है जहाँ पर आइल्स एक्सेप्टेड है फॉर स्टडी अब्रॉड। वो कौन से कंट्रीज़ हैं? आप उनमें से चंद के नाम मैं बता आपको सकते हैं? बता देता हूँ। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूरोप अब इस वक्त पूरा वो आइल्स रिक्वायर करता है। ओके। वहाँ पर आपको स्टडी अब्रॉड के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपने आइल्स का जो एकेडमिक है उसको क्वालिफाई किया और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कोर 7.5 होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ हैं, उनका मिनिमम लेवल जो है 5.5 और 6 है। ओके। और रहा सवाल एकेडमिक का, तो सॉरी जनरल का, तो जनरल में ये होता है कि जिन लोगों को हाईली स्किल्ड है, स्किल माइग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पे यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। जी। जब तक आइल्स जनरल क्वालिफाई नहीं करेंगे उतनी देर तक वो वीज़े के लिए, यानी कि अपनी इमिग्रेशन वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ओके। आप अपनी आइल्स की क्लासेस में कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिससे तालिब इल्म बासानी जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकें उस लैंग्वेज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के दरमियान एक बड़ी गलतफहमी है, वो ये कि उनका ख्याल ये कि आइल्स एक लैंग्वेज है कंप्लीट। ये लैंग्वेज नहीं है। ओके, मैं भी यही समझती हूँ कि लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज का एक टेस्ट है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल यूँ दे दूँ कि अगर आप उर्दू बोलती हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ, तो फिर मास्टर्स आपने उर्दू के पेपर तो दिए होंगे। जी, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसी तरह से आइल्स जो टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये टेस्ट नहीं, एक लैंग्वेज नहीं है कंप्लीट। हमारे स्टूडेंट जो है उनको सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये होता है, वो जब मैं किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, कहते हैं सर ये मेरी लैंग्वेज बड़ी वीक है तो मैं आइल्स कैसे दूंगा। तो मैं उसे उसके इस सवाल का जवाब इस तरह से देता हूँ कि देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज वीक है, लेकिन ये लैंग्वेज का टेस्ट है जिसमें आपकी चारों स्किल्स को एवेल्यूएट किया जाता है, जिनमें आपकी वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको? उसमें रीडिंग है, ओके, राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। ओके। और आइल्स आमतौर पे लोगों को लगता है वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट नहीं, बहुत आसान टेस्ट है, इजी है, लेकिन सिर्फ ये कि साइकोलॉजिकली लोग प्रेशर में रहते हैं ये सोचकर कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, जबकि ये लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज का टेस्ट है। ओके। उसके मुताबिक हम इसको प्रिपेयर करवाते हैं। रीडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे दी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। ओके, इससे मुझे यहाँ पे बताइएगा कि आपको अपने करियर के दौरान कोई चैलेंजिंग स्टूडेंट्स मिले हों जिनको ट्रेन करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है? समटाइम ऐसा होता है कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जिनको ट्रेन करना, जिनको सिखाना, जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। आपको भी कभी ऐसे चैलेंजिंग जिसका सामना करना पड़ा है? कभी नहीं, हमेशा ऐसे चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि एक स्टूडेंट है जो वो सिंपल मैट्रिकुलेटेड या गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा ओके। एक स्टूडेंट ऐसा है जो को O-levels को क्वालिफाई कर चुका हुआ है, अब उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और एक ऐसा है जिसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसका ख्याल ये कि मेरे लिए इस सब्जेक्ट को या इस टेस्ट को क्वालिफाई करना एक वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि एज ए लैंग्वेज टीचर के साथ साथ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके, अब एक टीचर, माशाल्लाह। हाँ थैंक यू, एक टीचर का साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल इश्यूज को बहुत अच्छे और आसानी से समझ सके। अच्छा। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है और वो उस स्टैंडर्ड तक मीट आउट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेज रखी हुई होती है हमने। उन सिंपल से एक्सरसाइजेज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसे हम थोड़ा सा डिफिकल्ट करते चले जाते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग से ये खौफ निकाल देते हैं कि ये एक मुश्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को रिक्वायर है, और इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। खासतौर पर उसको मोटिवेट करते हैं कि यू कैन डू दैट वर्क, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये जो टेरिफाइंग आपके अंदर एक एलिमेंट है, अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन लिसनर वो अच्छे नहीं होते हैं। कुछ की रीडिंग अच्छी होती है बट वो लिख अच्छा नहीं सकते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या ऐसे कौन से टूल्स हैं आप जो स्टूडेंट्स को बताते हैं और वो अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं अपनी क्लासेस में? आप किस तरह से गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। होता ये है कि आइल्स के अंदर 4 सेक्शन होते हैं। ओके। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, रीडिंग का एक अलग से स्टैंडर्ड होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपने कुछ पढ़ना है। एक टेक्स्ट में से आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ओके उसके कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं कि आपने इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है। जी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली इंगेज रहते हैं डिफरेंट कुछ मूवीज देखते रहते हैं, आमतौर पर कुछ चैनल्स यानी कि न्यूज़ भी देखते रहते हैं, लेकिन आईएलटीएस की लिस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ओके थर्ड पार्ट पे आते हैं हम राइटिंग एक वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट। रीज़न ये है कि जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो टॉपिक बेसिकली बहुत ही टिपिकल होता है। अगर मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक टॉपिक है कि फूड हैज़ बिकम ईजियर टू प्रिपेयर नाउअडेज, खाना पकाना आजकल बहुत आसान है। तो हम ये स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि शायद खाना पकाना इसलिए आसान हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें ईजाद हो गई हैं। ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो पूछ ये रहा होता है दस ये खाना पकाना बहुत आसान हो गया है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में और आप बिरयानी बनाना चाहते हैं या कोई चाइनीज फूड, तो देयर आर नंबर सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ द मीडियम्स यू कैन डेफिनेटली यूज। लाइकवाइज आप यूट्यूब से सीख सकते हैं कि चाइनीज कैसे बनेगा। आपके पास कुछ सर्टेन रेसिपीज होती हैं। आप BBC फूड देख लें, आप ऑस्ट्रेलियन फूड सेंटर का जो एक बहुत मशहूर चैनल है आप वो देख लीजिए। तो अब स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वोकैबुलरी, वर्ड्स की सिलेक्शन और वर्ड जिसे हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ वर्ड्स उसके पास नहीं होते। ओके उसकी वजह ये है कि हमारी लैंग्वेज तो ये है नहीं ना। जी बिल्कुल, हमारी लैंग्वेज तो नहीं है। तो इसलिए वो वोकैबुलरी पर इतना जोर नहीं दे रहा होता। वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि किसी तरीके से मैं एग्जामिनर को सेटिस्फाई करूं। तो एग्जामिनर बेसिकली उसकी कोहेरेंस चेक कर रहा होता है। ओके कि वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस ये किस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले ये कि टॉपिक सेंटेंस को उसने ग्रैब कैसे किया। अच्छा, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ और ये बता क्या रहा है। जी ठीक है। अगर तो स्टूडेंट के पास वोकैबुलरी है, लाइकवाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान मोर देन 1500-2000 वर्ड्स वोकैबुलरी देता हूँ कि अगर आपको कहीं वर्ड ना मिल रहा हो सिमिलर वर्ड, तो यू विल हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ द वर्ड यू कैन यूज इट एंड सेटिस्फाई योर एग्जामिनर। अच्छा, तो राइटिंग के लिए उसके पास वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड कर देता हूँ। उनकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है स्पीकिंग। अच्छा, स्पीकिंग की क्योंकि 3 पार्ट होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं। पार्ट 1 में एक जनरल इंटरव्यू होता है, इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद वो आपको एक छोटा सा टॉपिक देता है जिसे क्यू कार्ड कहते हैं। ओके इस क्यू कार्ड के ऊपर वो 2 से 4-5 मिनट अपनी राय देता है जो कि इसका दिया हुआ होता है। अच्छा, थर्ड पार्ट जो होता है वो आपका आ जाता है, वो इंटरैक्टिव डिस्कशन होता है। एग्जामिनर उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे से डिटेल से डिस्कस करता है जो उसने ऑलरेडी आपको 2 से 3 मिनट के लिए बोलने के लिए दिया हुआ होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेस करती हैं प्रैक्टिस को। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया तो कि उसके अंदर जो ये टेरिफाइंग एलिमेंट है ना वो खासा ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, आइल्स के जो लिसनिंग और रीडिंग में के सेक्शन में स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। वैसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से उसमें वो पीछे रह जाते हैं? सबसे पहले जो रीडिंग में है वो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है। ओके, देखिए 60 मिनट्स का ये टेस्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि वो जितनी उसने प्रैक्टिस कर ली है वो रादर एनफ है उसके लिए, बस ओके। टाइम मैनेजमेंट जो है अब वो करता नहीं। जब टेस्ट में बैठता है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक स्टूडेंट को और उस क्वेश्चन के हवाले से मैं उसको 40-50 एक्सरसाइजेस सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन की देता हूँ। ओके, और उसे ये कहता हूँ कि तुमने कोशिश ये करनी है कि इस पैसेज को 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का भी तो बहुत ज़्यादा इस टेस्ट में आई थिंक होता है ना प्रॉब्लम। वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते कि रीडिंग को कितना टाइम देना है, लिसनिंग को कितना टाइम देना है, और फिर राइटिंग को, मतलब वो अपने पोर्शंस को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कितना टाइम लेंगे ना। तो उसको भी ज़रा, इस पर भी ज़रा रोशनी डालते जाइएगा जाते जाते कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम्स में, जो आइल्स का एग्जाम्स है उसके अंदर वो किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं ना, अपनी उसमें रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अपना जो एग्जाम है वो ख़त्म कर लें। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो टाइम की वजह से पीछे रह जाते हैं ना, वो भी एक उनका होता है। तो आप इस पर भी काइंडली थोड़ा सा जाते जाते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जी। एक कोच है ना, उसने बैट्समैन को ये कहा कि तुम जब मैदान में उतरोगे तो जो बॉलर है ना ओके वो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसकी बॉलिंग को तो बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। लेकिन जब खिलाड़ी स्टेडियम में यानी मैदान में उतरता है तो फिर बॉलर होता है और वो होता है और उसके सामने सिचुएशन होती है। बिल्कुल, इन चीज़ों आपने देखा होगा, बड़े बड़े बैट्समैन सिंगल बॉल, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। दरहकीकत आउट पे इसलिए नहीं, बॉल खतरनाक थी, बेसिकली समटाइम दे हैव प्रेशर ऑफ इट, उनका थोड़ा प्रेशर होता है उनके ऊपर। इसी तरह से स्टूडेंट जो है
उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, खासतौर पे रीडिंग के अंदर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। ओके। प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द टाइम। देखें, जो लिसनिंग है ना, वो तो ऑलरेडी 30-35 मिनट्स का होगा। ओके। उसको टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ेगा उससे बिफोर टेस्ट। सॉरी, बिफोर टेस्ट उसको टाइम मैनेज इसलिए करना पड़ेगा कि अगर लिसनिंग की एक एक्सरसाइज है, इसमें 40 क्वेश्चन, वो 40-50 डिफरेंट बुक से उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टूडेंट को मोर देन 150 लिसनिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ, और उसे ये बताता हूँ कि तुम्हारा फोकस जो है ना, फर्स्ट के कान तुम्हारे जो हैं वो ऑडियो की तरफ, और आपका रुझान जो बेसिकली जो कंसंट्रेटिव लेवल है आपका वहाँ होना चाहिए। और सेकेंडली, जितनी स्पीड से आपका लिसनिंग चल रहा है, उतनी स्पीड से आपकी रीडिंग भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए ना। समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना, वो कहता है जी वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। हाँ जी, उसका ऐसे ही रीजन होता ये है। होता है कि वो दोनों चीजों को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा होता उस वक्त। ये उसी वक्त होगा जिस वक्त आप उसको अराउंड 20, 30, 40, 50 या 100 के करीब उसको एक्सरसाइजेज दें। अब वो आदी हो जाए, और सबसे पहली चीज एक टीचर का काम ये है कि वो उसके दिमाग से टेस्ट का खौफ निकाल दे, जो उसके अंदर जो द थिंग दैट हॉरिफाइज हिम या टेरिफाई करती है, डरा रही है उसको, वो उसको खत्म करके ये इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। ओके। मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज़ रही है, बिकॉज आई हैव अटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड किए। स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है, सही बड़ा खतरनाक टेस्ट है, बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट है, तासुर ही जाता है ना, तासुर ही और जाता कभी है। कभार टीचर्स उसे कहते हैं भाई ये इतना आसान टेस्ट नहीं है। अब टीचर ही जब उसे डरा देगा तो स्टूडेंट आगे चल के क्या करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल। उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लास्ट 20 ईयर्स में, मैं स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ, वो टाइम को ऑर्गेनाइज कर मैनेज करे प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल दे, कितना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं, और ये दुरुस्त है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके। जी, ठीक हो गया। कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑनलाइन टीचिंग एंड टूल्स? जी, सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस हमें मिला ना, वो मिला कोविड के दरमियान में। ओके। उस वक्त हमें ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि जूम पर जी। और गूगल मीट पर स्टूडेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है। टेस्ट पूरी दुनिया के अंदर चल रहे थे, लेकिन आपको शायद याद होगा कि कोविड में पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए, शट डाउन, एवरीथिंग गॉट शट। इवन एयरलाइंस जिनको बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हुआ, सब बंद हो गया, सिवाय आप लोगों के चैनल्स। ठीक है, यही चीज़ें कवर कर रहे थे हमें, और इन्हीं से हमें पता चल रहा था दुनिया के जितने भी हाल अहवाल की सिचुएशन क्या चल रही है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा गूगल मीट है, फिर हमारा जूम है ऑनलाइन। सेकेंडली, अब तो बहुत सारे दूसरे मीडियम्स भी आ गए हैं अब तो, और लोग जो हैं स्टूडेंट या टीचर्स जो हैं वो घर पर ऑनलाइन आपका वीडियो कॉल के बिल्कुल, लाइकवाइज व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल है, स्काइप बहुत बड़ा एक मीडियम रहा है। जी। तो मेरा जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसमें गेन किया हम लोग ने ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, दैट वाज ड्यूरिंग दी कोविड। आई हैव टॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने गूगल मीट पर और जूम पर पढ़ाया। ओके, अली साहब बताइएगा, क्या जो ये जो आइल्स का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी के लिए जो मटेरियल हम किस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं? सम टाइम ये होता है कि टीचर्स हमें बहुत सारा मटेरियल दे देते हैं, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन उसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, जो सही से गाइड करना, मतलब आप स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं कि इस एक्सरसाइज को इस तरह से जो है आप सॉल्व करोगे तो आप जल्दी जो है वो सीख जाओगे, समझ जाओगे, वो आप काइंडली बताइएगा किस तरह से मटेरियल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 17,000 बुक्स राइटर हैं आईएलटीएस की पूरी दुनिया के अंदर। ओके, ठीक है, हर बुक राइटर ने अपने रिसर्च बेस पर कुछ मटेरियल कलेक्ट किया हुआ, उसी में से उसने क्वेश्चन डिजाइन करके स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए रखे हुए। इसकी कोई एग्जैक्ट बुक नहीं है, डिफरेंट बुक्स होती हैं। Okay. और दूसरी चीज़ ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि हर महीने दुनिया भर में बहुत सारे जो मैगजीन्स हैं उनमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं। ये टॉपिक उन आर्टिकल्स से निकाले जाते हैं। ठीक हो गया। मैंने एक आर्टिकल से टॉपिक लिया और मैंने उसको अपनी बुक के अंदर एज इट इज, और अच्छी बात ये कि वो ये नहीं लिखता राइटर कि ये मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है, वो बाकायदा उसको रेफर भी करता है कि ये जो आर्टिकल है जिसका है उसे क्रेडिट दिया जाए, बिल्कुल, ताकि कल को वो कॉपीराइट्स क्लेम इशू ना हो जाए। बिल्कुल। अब आईएलटीएस की रीडिंग है ना, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली 9 क्वेश्चंस जो है वो आमतौर पर उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर। होता यूं कि अगर आप एक क्वेश्चन है, फर्स्ट कीजिए मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यूज है, तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही क्वेश्चन के तकरीबन 40 से 50 सर्टेन डिफरेंट एक्सरसाइजेज कराता हूँ, डिफिकल्ट से मुश्किल।
अब जब 9-10 क्वेश्चंस की आप एक स्टूडेंट्स को 200 या 250 एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो एक तो उसके अंदर से बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि टेस्ट का खौफ निकल जाएगा। ठीक है बिल्कुल। कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है, सारा खेल टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का है और टेक्निक्स का है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मटेरियल जो अरेंज करता हूँ दुनिया भर में जो भी नया ख़ास तौर पे मैंने सेमिनार्स बहुत सारे अटेंड किए हुए हैं, वर्कशॉप बहुत सारे अटेंड किए हुए हैं, और डिफरेंट राइटर्स जो इस वक्त दुनिया भर में मशहूर है आर्ट्स के लिए, मेरा उनके साथ डायरेक्टली बड़ा अच्छा रब्ता रहा है। तो उनकी बुक से बहुत सारे आउटस्टैंडिंग किस्म के पेपर्स को डिज़ाइन करके स्टूडेंट को सॉल्व करवाता है उससे। तो ये मटेरियल उसके पास आ रहा था नया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आर्ट्स की जो बुक्स हैं या जो मटेरियल है वो इतना खासा है नहीं। ओके। अगर आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बुक सेंटर पे चलिए हैं तो तकरीबन 2500 की किताब, करीब 2500 बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अब 2500 बुक्स में तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर का काम ये है कि उन बुक्स में से कुछ ऐसी चीजें डिजाइन करें मटेरियल की कि अब उसको आर्ट्स रीडिंग आसान लगे, राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आसान समझ में आ जाए, समझ में आना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रुप्स होते हैं, जैसे आर्ट्स की राइटिंग में ऐसे राइटिंग है एक पार्ट, ठीक है, टास्क 1 टास्क 2। अच्छा, टास्क 1 में और टास्क 2 में ये कि एक टास्क के अंदर आपको ग्राफ दे दिया जाता है, आपने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। अब मैं एक ही बच्चे को एक ग्राफ, फर्स्ट कीजिए एक सिंगल लाइन ग्राफ है, तो वो मैं उसको 20, 30, 40, 50 सिंगल लाइन ग्राफ करवा देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल, फिर पाई चार्ट, फिर फ्लो चार्ट, फिर टेबल चार्ट, पहला टास्क 1 उसका पूरा करवाया जाता है। फिर उसके बाद राइटिंग तक आने के लिए जो टास्क 2 है उसकी वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम कि उसको लिखने में ग्रामेटिकली और एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत मतलब मैंने बताया मोर देन 17,000 के करीब बुक्स हैं जिनमें से हम मटेरियल अरेंज करते हैं, स्टूडेंट के लिए टेस्ट पेपर बनाते हैं, उन टेस्ट को सॉल्व कराते हैं और वो अपना रिक्वायर्ड स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह ले लेता है। जी। अच्छा, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेट करते हैं? लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, वो डीमोटिवेट हो जाता है। एक दफ़ा टेस्ट अटेम्प्ट किया है, वो क्लियर नहीं हो सका, भाई मैंने नहीं करना अब बस, ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, अपने साथ इंगेज रखना क्लास में, सम टाइम हम अपना इंटरेस्ट भी जो है वो उसमें से हमारा नहीं रहता, हम कहते हैं कि बस ठीक है यार, नहीं हो रहा तो बस नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे अब। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और इनको अपने साथ इंगेज रखना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, कितना चैलेंजिंग है, और किस तरह से इस चीज़ को जो है वो किया जा सकता है? इन तीनों बातों पे भी ज़रा हल्का ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आमतौर पर होता है ये कि 3 टेस्टिंग डिपार्टमेंट, जैसे IDP है, AEO है, ब्रिटिश काउंसिल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं। ओके। हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, स्टूडेंट को कहते हैं मैं 3 दफ़ा अपेयर हुआ लेकिन मेरा रीडिंग में 6 आता है, राइटिंग में 7 आ गया, स्पीकिंग मेरा 7 आया था पिछली दफ़ा, अब मेरा 5.5 आ गया। वो एक आधे पॉइंट से कोई ना कोई रह जाता है। तो स्टूडेंट इससे बड़ा डिसहार्ट होते हैं कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, अगर एक भी पोर्शन में कुछ हो गया ऊपर नीचे तो बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए नवीसा, मैं आपको बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी प्लानिंग। हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है वो उसका ख्याल है कि 3-4 हफ्ते पढ़ूंगा ना मैं आइल्स क्वालिफाई कर जाऊंगा। हम तो एक रात पहले पढ़ते हैं पेपर से ना। बिल्कुल हम तो ऐसे स्टूडेंट्स में से हैं। अब वो उसको बेसिकली ये बताया जाता है कि एक चीज़ होती है प्लानिंग और एक होती है मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्लान करे, वो अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करे कि आए ये टेस्ट जो है मैं 3 हफ्ते में इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। ओके। अगर उसका ख्याल है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो मेरा ख्याल है फिर वो 2 दफ़ा अपेयर होगा। ओके। अपना एक सेल्फ असेसमेंट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल आपका जो मेन है, कमिंग टू द राइट पॉइंट होगा कि एक स्टूडेंट 3-3, 4-4 दफ़ा अपेयर होता है, मैं उसे कैसे मोटिवेट करूँ? बिल्कुल। मैं जब एक स्टूडेंट मेरे पास आता है कहता है जी मैं अपेयर हुआ था, मेरा स्कोर जो है रिक्वायर्ड स्कोर मैं नहीं ले सका, तो मैं उसे कहता हूँ देखो यार, वो जो तुम्हारा पहला टेस्ट है ना, बेसिकली वो तुम्हारे लिए एक लेसन था कि तुमने अब इस टेस्ट को समझना कैसे। ओके। कहाँ तुमने किस जगह पर आपने जाके वो मिस्टेक्स किए हैं। मतलब रीडिंग है, आपने कहा जी रीडिंग में अभी दरमियान में था, टाइम खत्म हो गया, इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग की टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं थी आपकी तैयारी के दौरान। अच्छा। लिसनिंग में आपकी प्रैक्टिस इतनी पावरफुल नहीं थी कि आप लिसनिंग जो चल रही है और आप जो पढ़ रहे हैं वो रिकंसाइल नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहा,
वो बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाता है, जबकि लिसनिंग बहुत ज़बरदस्त पार्ट है आईएलटीएस की इसमें टेस्ट के अंदर, कि वो सबसे पहले जो आपको देते हैं ना क्वेश्चन, जी 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 आपको बहुत इजी दिया जाता है, ओके उससे स्टूडेंट थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है यार 10 में से 8 तो ठीक होगा, फिर सेकंड वन थोड़ा सा टफ होता है, थर्ड वन उससे ज़्यादा, और फोर्थ वन द टफेस्ट वन। लेकिन मैं करता क्या हूँ कि पहले मैं उसको जो सेक्शन 1 है जी उसकी इसकी हैंडसम तैयारी कराता हूँ बहुत सारे टेस्ट देके। ओके सेक्शन 2 को फिर जब सेक्शन 1 में देखता हूँ कि आप 10 आउट ऑफ 10 ले रहा है, फिर मैं आता हूँ सेक्शन 2 की तरफ, फिर सेक्शन 2 के साथ भी मैं वही बिहेव करता हूँ, सेक्शन 3 के साथ भी और सेक्शन 4 के साथ भी। स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले से प्लानिंग नहीं करके बैठा होता है कि मैंने इस टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करना है। अगर सवाल ये कि 2-3 दफ़ा अपेयर होता है तो वो उसकी जो है वो मिसमैनेजमेंट है या उसकी प्लानिंग की गलती है। अगर वो एक दफ़ा अपेयर हो गया है तो उसको चाहिए कि वो उन तमाम गलतियों को अंडरलाइन करे या हाईलाइट करके मैंने कहाँ मिस्टेक की, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करे, उनको दोबारा ठीक करे, अपेयर हो, नेक्स्ट टाइम उसका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। आपकी क्लास में मुख्तलिफ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते होंगे, तो आप अपनी क्लास में जो मिक्स्ड लेवल स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं उनको? देखिए स्टूडेंट के ना साइकोलॉजिकल 2 रीजंस होते हैं, एक स्टूडेंट होता है क्विक लर्नर और एक होता है स्लो लर्नर। ओके लेकिन वो लर्नर होते हैं, हम तो लूजर कह देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी लूजर नहीं है। देखिए हमारी एजुकेशन के अंदर अगर हम साइकोलॉजिकली चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें या उनको एक्सपीरियंस करें तो कोई बच्चा डल नहीं होता। ओके डल इसलिए नहीं होता, कुछ बच्चों को यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रिपीटेडली बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी समझ में आ जाता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है क्विक लर्नर होता है, आपको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा उसको समझाना पड़ेगा, बाकी वो स्ट्रेटजी या वो टिप्स को जल्दी पिक करेगा और प्रैक्टिस की तरफ आ जाएगा। ओके अब चैलेंज ये होता है मिक्स और मिक्स लेवल में जब हम चले जाते हैं कि मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वर्कशॉप कनाडा में। ओके तो वहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए तो टीचर ने कहा कि वो टीचर ही नहीं है कि उसकी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 का 7.5 आ रहा है, बाकी सबके 6 आ रहे हैं। बिल्कुल, तो टीचर की एक्सपर्टीज कहाँ गई? उसने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्यों नहीं समझने की कोशिश की, उसको अच्छी तरीके से क्यों नहीं समझा? क्योंकि डील करना उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ मुश्किल होता है जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्विक लर्नर को तो मतलब ऑलरेडी आप 1 से 2 दफा समझाओगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन जो स्लो लर्नर है उसको टैकल करना टीचर के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है। ये एक लेकिन उसको मोटिवेट किया जाता है कि देखो यार, तुम एक बच्चा के एक एक्सरसाइज 5 मिनट में कर रहा है और तुम 7 मिनट में कर रहे हो, तुम सिर्फ 2 मिनट पीछे हो। ओके तुम अगर और प्रैक्टिस करोगे तो तुम कर लोगे, यू कैन डू इट। साइकोलॉजिकली उसे मोटिवेट करना पड़ता है उसको, स्टूडेंट को पुश करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि यार तुम वीक नहीं हो, बस तुम थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। ओके अगर आप क्लास में बच्चों को आपकी क्लास में फर्स्ट कीजिए कि आप खुद आइल्स टीचर हैं, आइल्स पढ़ा रही हैं, अल्लाह करे कैसा हो। अगर आप आइल्स पढ़ा रही हैं और क्लास में आपके 10 बच्चे हैं जी, तो ये टीचर की अचीवमेंट नहीं है कि अगर 3 की 7.5 है, बाकी स्टूडेंट के वो 5.5 और 6 है। हाँ बिल्कुल। टीचर का अचीवमेंट ये है कि अगर वो 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा तो 10 का स्कोर सबके बराबर आना चाहिए। जब नहीं आता फिर बच्चा डिमोटिवेट होता है। बिल्कुल यार देखो मेरी क्लास में 10 थे, अच्छा टीचर क्या कहता है आमतौर पर, जो देखो जी मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है, सबके आगे तुम्हारा ही नहीं है ना, वो सारा जो ब्लेम है स्टूडेंट के उसके ऊपर डाल देता है कि देखो मेरी क्लास में 10 बच्चे थे, 7 का तो आ गया, तुम्हारा नहीं है। तो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है उस टाइम, उस पॉइंट पे। एक नाकाम टीचर जो ना, मैं तमाम टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। टीचर कामयाब हुई है जिसका स्लो लर्नर जो है वो क्विक लर्नर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये उसकी एक्सपर्टीज है ना फिर टीचर्स की, तो कि उसका जो स्लो लर्नर है वो ही उसका एक क्विक लर्नर बन जाए, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों को जी। ये 2 वे रिएक्शन, मतलब मैं अगर कोई पढ़ा रहा हूँ तो आगे से रिएक्शन स्लो आ रहा है तो मैं उसको डिमोटिवेट ना करूँ, उससे और आसान करके बता दूँ जी। सेकेंडली मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं स्टॉकहोम में था, स्वीडन में, तो हमारी क्लास अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, जर्मन भी बैठा हुआ है, इटालियन भी है जी। तो उनको समझाना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप अगर एक लेक्चर इंग्लिश में दे रही हैं जी, तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए। अब उनको अगर वो वर्ड नहीं आता तो आपको समझाने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर कमांड आपके पास हो तो आप उन्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये अलग चैलेंज है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस बहुत कम टीचर हमारे पाकिस्तान में फेस करते हैं। अगर मैं किसी टीचर से कह दूँगा कि भाई एक चाइनीज़ को आइल्स पढ़ाना
तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जी। क्योंकि उसको पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी बिल्कुल ताकि उसको एग्जाम्पल दे सके। जी। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आइल्स में जो रीसेंट चेंजेस हैं और रुझान के साथ आप मतलब किस तरह से अप टू डेट रह सकते हैं? आप भी मतलब टीचर्स के लिए भी अप टू डेट रहना मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता होगा, क्योंकि कोई ना कोई चेंजेस कोई ना कोई आता रहता होगा। तो आप बता सकते हैं कि क्या एक ऐसा वे है जिससे हम देखिए जी, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इसमें एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके और एक वकील है, लॉयर है। इनके लाइफ में जब तक ये पढ़ते नहीं रहेंगे उतनी देर तक इनकी अचीवमेंट जो है ना वो फिनिश लाइन तक नहीं जाएगी। फिनिश लाइन आपको पता है कि एक रेस के अंदर एक फिनिश लाइन होती है ना, जी जो जीत गया वो फर्स्ट आ गया एक दौड़ के अंदर। इनकी लाइफ में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। Okay. इनको अपडेट रहने के लिए करंट जो भी मटेरियल पब्लिश हुआ है जी उसका पढ़ना जरूरी होता है। ओके एक दूसरी चीज़ ये कि फिर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे मैंने कहा था कि क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, बिल्कुल इवन के फॉरनर्स भी अमेरिकन भी टेस्ट देते हैं। वो जैसे मैं आपको बताया था कि एक सर्टिफिकेट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश का एक प्रोग्राम है अमेरिका के अंदर। गो कि आप अमेरिकन है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो टेस्ट दें। ओके टीचर का अपडेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि वो जितना भी वर्ल्ड वाइड जो भी नया मटेरियल, नई बुक या नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ज़रूर स्टडी करें ताकि स्टूडेंट का देखिए ना, अगर मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में तरह तरह के मैगजीन्स के टॉपिक्स टेक्स्ट बना के उठाए जाते हैं। ओके तो किसी कोई राइटर नहीं लिख रहा होता, उसी राइटर ने लिखे होते हैं, लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि इसकी टेक्निकलीज जो होती हैं वो क्या है, किस तरीके से स्टूडेंट को इसके लिए आसान करना है। ओके तो अप टू डेट रहने के लिए ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्टडीज जितना को भी कंटिन्यू करें। पब्लिश होता है मटेरियल या यही जो भी नहीं कि मार्केट आर्टिकल में अगर 25-30 किताबें हैं बस उन्हीं को पढ़ के, क्योंकि एक स्टूडेंट एक टीचर अगर एक बुक एफर्ट्स कीजिए, कैम्ब्रिज की बुक है, जी वो पिछले 5 साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया यार, तो उसको खुद अब किताब याद हो गई है। स्टूडेंट जब मिस्टेक करेगा तो उसको हाईलाइट करेगा, तुमने ये मिस्टेक की, स्टूडेंट कहता आया कितना काबिल टीचर है। अब मज़ा तो तब है ना कि एक ऐसी बुक उसके सामने आ जाए जो टीचर ने पहले कभी पढ़ी नहीं और फिर उसका हम ध्यान लें। हाँ अब क्योंकि ऑलरेडी पहले उसने स्टडी नहीं किया होगा, टीचर खुद फंस जाएगा उसके अंदर। अच्छा तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जो राइटर्स हैं, उनको वक्तन फवक्तन पढ़ता रहे। डेफिनेटली यस, उसको पढ़ता रहे ताकि वो अपडेटेड रहे। बहुत शुक्रिया आपका। होप सो कि आज का जो पॉडकास्ट है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंची होगी, जिन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है आइल्ट्स में, ठीक है, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए।